हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि तुम लोग चैप्टर नंबर 4 अर्थात रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें पहले तुम लोगों को पढ़ाएंगे औसत दर, एवरेज रेट क्या है। भाई छोटी छोटी टिप्पणी या जो छोटे छोटे इस नोट्स हैं या टॉपिक हैं, उसको हमें अगर हम उसका ज्ञान नहीं रखेंगे तो फिर जो ये पार्ट है रासायनिक बलगतिकी या अक्रिया की जो कोटियाँ निकालना है या वेग स्थिरांक निकालना है, उसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते। तो हम सबसे पहले बेटा बात करेंगे औसत दर क्या है। जैसे कि दर अगर हम बताएं दर, तो जैसे अक्रिया की दर पहले हमने बताया कि किसी निश्चित समयांतराल में या किसी समयांतराल में अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ ये औसत दर है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि किसी निश्चित समयांतराल में, समय इसमें निश्चित होगा बेटा, किसी निश्चित समयांतराल में, जिसको हमने बताया था बेटा तुम लिख सकते हो डेल्टा टी से, क्योंकि दो समयों का अंतर होता है। जो बाद में जो समय लगा है और जो पहले, उससे अगर घटा दोगे बाद वाले से पहले वाले को तो समय निकल आएगा। तो किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में होने वाला, निश्चित समयांतराल में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर, इसको कहते हैं बेटा एवरेज रेट। औसत दर कहलाती है। तो किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है। इसको हम ऐसे लिख देते भैया, दर के लिए आर लिखते हैं, आर ई वी ई एवरेज के लिए, या फिर ऐसे लिख दो आर ई वी जी एवरेज दर। ये हमने क्या बताया, अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या दिया है, निश्चित बटे समयांतराल। तो हम लिख सकते हैं यहां से, अगर देखें तो अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है निश्चित समयांतराल में, तो अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन तथा समयांतराल के अनुपात को ही हम कहते हैं एवरेज रेट या अभिक्रिया की औसत दर। ठीक है, इसके बाद एक और देख लेते हैं बेटा, तात्कालिक दर। तात्कालिक दर
तात्कालिक दर। तो किसी दिए गए, अब बेटा यहां एक से लिखोगे अल्प समय, किसी दिए गए अल्प समय में अभिक्रिया किसी दिए गए अल्प समय में अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हमने बेटा यहाँ अभिक्रिया की सांद्रता, अब अभिक्रिया की सांद्रता दो चीजें हो सकती हैं, या तो अभिकारक की या फिर उत्पाद की, तो उन्हीं में परिवर्तन होगा। तो किसी दिए गए अल्प समय में अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की औसत दर के, अभिक्रिया की तात्कालिक दर कहते हैं। ठीक है, तो हमको पता चल गया औसत दर की मोलर सांद्रता में, चाहे वो अभिकारक या फिर उत्पाद की मोलर सांद्रता में होने वाले परिवर्तन। और फिर इसमें हमने देखा कि निश्चित मतलब कि अल्प समय में, समय एकदम कम है, तो उस समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो होने वाला परिवर्तन होगा उसी को कहेंगे हम तात्कालिक, मतलब कम से कम समय में। ठीक है, तो ये दो चीजें तुम लोग लिखो। उसके बाद पढ़ना है तुम लोगों को बेटा, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में तुम लोगों ने पढ़ा, पिछली क्लास जो क्या कहते हैं पिछले दिनों में, कि अपक्रिया की दर और अपक्रिया की कोटि, और पढ़ा आणविकता और कोटि। तो आणविकता पढ़ ली थी, कोटि की परिभाषा तो पढ़ी है, लेकिन बेटा कोटियां होती कई प्रकार की हैं। कोड के आधार पर अपक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, तो कोड के आधार पर अपक्रियाएं जितने प्रकार की होती हैं वो तुमको सबसे पहले पढ़ाते हैं। इन दोनों के बाद में पढ़ना भैया अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि। अब जैसा कि पिछले वीडियो में तुम लोग पढ़ चुके हो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो उसमें हमने बताया था कि जो अभिकारक, किसी भी अपक्रिया के लिए अभिकारक अणु जो होते हैं, अभिकारक अणुओं पर जो उनकी सांद्रताओं के घात, या तो कह सकते हैं कि जो अभिकारक अणुओं की सांद्रताएं हैं उनकी जितने घातें होती हैं उन्हीं को हम कहते थे कि वो अपक्रिया की कोटि है। जैसे एक उदाहरण में हमने बताया बेटा, जैसे ए एक कोई अपक्रिया है, ये बी, ये और सी, इधर कुछ भी बन गया, कोई प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे, अगर इसके लिए देखें तो हम अगर कोटि निकालेंगे तो पहले इसको हम सेट करेंगे द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से। अब द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम में बेटा बताया गया था, अगर हम लिखें आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ लिखेंगे ए की पावर ए इंटू सब में गुणा बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी। तो यहाँ ये चीज देख रहे हो कि अभिक्रिया की, ये द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से है, ये है बेटा द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से। तो हालांकि यहाँ समझना है तुमको कि अपक्रिया की कोटि क्या होती है। तो यहाँ से तुम देखोगे कि मान लीजिए ये कोई अभिकारक है और ये जो स्मॉल ए है उनके अणुओं की संख्या है, तो तुम ये देख रहे हो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से
कि उन अभिकारक को हमने ब्रैकेट के अंदर रखा है और सबको गुणे के रूप में A गुणे B गुणे C, और जो उनकी अभिकारक अणुओं की जो घाते वो अणुओं की संख्या थी, अभिकारक अणुओं की संख्या, उनको हमने क्या रखा है घातों के रूप में। तो यहाँ हम देखें तो अगर कोटि हमको डिफाइन करना है तो यहाँ लिख सकते हैं कोटि बराबर A प्लस B प्लस C। तो यहाँ हम देखते हैं कि द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से कि अभिक्रिया की दर अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर हो रही है। और फिर दूसरे में देखते हैं जो कोड जब हमने डिफाइन किया, जो अभिकारक अणुओं की संख्या अर्थात जो घातों में लगी हुई थी, अगर उनको हम जोड़ दें A प्लस B प्लस C तो वही हो जाती है कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक अणु होते हैं, अभिकारक अणु, वही जो अभिकारक अणु हैं या फिर जो ये अभिकारक हो गए, ये उनकी संख्या हो गई। जैसे हम क्या लिखते हैं बेटा N2 H2 या फिर ये 3 जो आगे लगाते हैं उनकी जो संख्या है अभिकारक अणुओं की संख्या, जैसे लिखते हैं 3H2। तो ये जो यहाँ पर जब डिफाइन लिखेंगे तो 3 यहाँ उठ के चला आएगा, तो ये क्या है इसके अणु की संख्या है। फिर लिख देते हैं जैसे 3Cl2, तो ये 3 है बेटा, ये इनके क्या है इस अणुओं की संख्या के 3 अणु हैं, 3 अणु हैं, क्लोरीन के 3 अणु हैं, हाइड्रोजन के, ये संख्या उठ के यहाँ चली जाती है। और जब यहाँ उठ के चली जाती है तो उसकी घात बन जाती है। तो हम कहेंगे उन्हीं घातों को यदि हम जोड़ दें, जैसे A के अणुओं की संख्या ये A है, A के जो अणुओं की संख्या है वो स्मॉल a है, और B के अणुओं की संख्या स्मॉल b, C के अणुओं की संख्या स्मॉल c। तो यही जो अणुओं की संख्या है ये जिनको हम द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम में लिखते हैं तो वो घातों में चली जाती है, और उन्हीं घातों को जब हम जोड़ देते हैं तो कोटि हो जाती है। ओके, तो हम सीधे पढ़ते हैं। अब अपक्रिया की कोड जान गए कि जो अपक्रिया की दर है उसके समानुपाती होती है अभिकारक की सांद्रताओं, अपक्रिया की दर अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर हो गया। और अभिकारक अणुओं में जो हमने उनकी संख्या लिखी है घातों के रूप में, अभिकारक अणुओं की संख्या जो घातों के रूप में, उन्हीं घातों को यदि हम कैलकुलेट कर लें, उनका जोड़ बना दें तो कहते हैं वही होती है कोटि। कोटि होती है और सभी अणुओं को जब एक तरह से जोड़ लेते हैं तो बेटा उनको कहते हैं समग्र कोटि। तो इसको हम कहते हैं समग्र कोटि भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये इतना पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। और हम बताते हैं कि अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, ये अभिक्रियाओं की कोटि कितनी प्रकार की होती हैं, या कोड के आधार पर अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती हैं। तो कोड के आधार पर अभिक्रियाएं सबसे पहले तुमको पढ़ना बेटा शून्य कोड की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोड की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां हम देखते हैं बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। इसमें तुमको क्या करना है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बेटा अपक्रिया की सांद्रता, अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभी हमने बताया और तुम लोग जानते भी हो कि यदि किसी अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की सांद्रता को हम बढ़ा दें, अभिकारक अणुओं की सांद्रता को बढ़ा देंगे तो अपक्रिया की दर क्या होती है बेटा बढ़ जाती है, और घटा देते हैं तो घट जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी अपक्रिया हैं, कुछ ऐसी भी अपक्रिया हैं जिन पे सांद्रता का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो कुछ ऐसी भी अपक्रिया हैं, उन्हीं के बारे में जानना है। तो इनकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसपे सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी अपक्रियाएं जिन पर अभिकारक की सांद्रताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे आसान सी परिभाषा। तो यहाँ लिख लेते हैं ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिन पर अभिकारक की
सांद्रताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिस पर अभिकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अभिकारक अणु हैं उनकी सांद्रता पर, अभिक्रिया की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो शून्य कोट की अभिक्रिया। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे एक अभिक्रिया मान लें कि ए, या फिर सीधे हम उदाहरण बताते हैं कि H2 + Cl2 बन गया बेटा 2HCl, और यहां यूज हुआ है सूर्य का प्रकाश। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो अभिकारक अणु थे इन्होंने अभिक्रिया की सांद्रता को नहीं बढ़ाया, अर्थात इनकी वजह से अभिक्रिया नहीं हुई है, अभिक्रिया हुई है सूर्य के प्रकाश के कारण। तो हम कह सकते हैं कि शून्य कोट की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिन पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे ये, तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे दर, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं H2 इंटू Cl2, अब जीरो ऑर्डर है तो सब पे 0 0 लगा सकते, तो R अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दो बेटा, यहाँ हो जाएगा K। अब जहाँ बेटा किसी संख्या की पावर 0 तुम लिखोगे 1 × 1 तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ तुम लिख सकते हो ये। यहाँ देखो एक चीज़ और डिफाइन हो रहा है कि अभिक्रिया की दर यहाँ जो अभिक्रिया करने की दर है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। अर्थात तुम यहाँ से कह सकते हो कि ये शून्य कोट की अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अभिकारक हैं वो अपनी सांद्रता का अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। एक पॉइंट और बता देते हैं बेटा, ये सूर्य का प्रकाश है, यह अभिक्रियाएं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जा रही हैं, मतलब सोने की सतह पर या प्लेटिनम की सतह पर, अर्थात किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हम कह सकते हैं कि वे उस जो कैटलिस्ट था उनकी उपस्थिति के कारण क्या है, अपनी रेट को बढ़ा रही है, न कि वहाँ पर अभिकारक कोई प्रभाव डाल पा रहा। अभिकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं है, केवल प्रभाव डाल रहा है उत्प्रेरक। तो हम कह सकते हैं बेटा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिन पे जो अभिकारक हैं, जिनकी सांद्रताओं पर अभिकारक कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, उनको शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। तो एक पहचान हमने बता दी कि यदि सूर्य का प्रकाश हो, कोई उत्प्रेरक हो, तो उनकी उपस्थिति में जितनी अभिक्रियाएं होंगी उनको तुम कहोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा शून्य कोट की अभिक्रिया। यहाँ से कह सकते हो कि ये जो K निकाले हो ये इस शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अभिक्रिया क्या वेग स्थिरांक, तो जैसे तुमको लिखना है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो यहाँ लिख सकते हो कि R = K। तो जो K निकालो, K कांस्टेंट निकाले हो, K कांस्टेंट निकाला गया है ये जीरो ऑर्डर के लिए, तो तुम बेटा कहोगे कि R = K, जहाँ शून्य कोट की अभिक्रिया की दर कांस्टेंट K के बराबर है, अर्थात ये K क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो ये दोनों प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ कह सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अभिक्रिया की दर
अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर होगा। ये भी डिफाइन कर सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जहां पर अभिक्रिया की दर उसके वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर हो, उसको भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई उसकी परिभाषा। और ये एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल हम और बता देते हैं। वैसे तुम पहचान लोगे कि जहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी वहां उत्प्रेरक होगा। ये हो गई बेटा तुम्हारी पहली अभिक्रिया। अगर हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो एक अभिक्रिया ऐसी भी होती है N2O। ठीक है, N2O को अगर हम क्या करें बेटा, यहाँ 2 ले लें, 2N2O को AU सोना है, उसकी हम सतह पर अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, तो अगर ये जब क्या है टूटेगी तो ये बनाएगा बेटा 2NO2 प्लस O2। तो यहाँ भी क्या है, ये अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता को घटाने बढ़ाने से नहीं हो रही है, ये हो रही है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ हम लिख देंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इसके। ठीक है, N2O, और यहाँ बताया इसकी सांद्रता पर नहीं निर्भर करती तो 0 कर दो। तो R डायरेक्टली R इक्वल टू K इंटू भाई की संख्या की पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा बेटा K, अर्थात ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, जैसे इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे एक अभिक्रिया है अमोनिया NH3, इसको अगर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये N2 प्लस 3H2। ठीक है, तो ये अभिक्रिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, ये अभिक्रिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। तो यहाँ ये जाहिर हो रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही अभिक्रियाएं हो सकती हैं, अर्थात इनकी सांद्रताओं का अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है बेटा, ये हो गई तुम्हारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम समाकलित व्यंजक बता देंगे, उसके बाद फिर प्रथम कोट की अभिक्रिया पे चलते हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित व्यंजक यही होते हैं बेटा क्या इंपॉर्टेंट। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित व्यंजक, हम कोई एक अभिक्रिया मान लेते हैं कि A ये कोई अभिकारक है और ये बना रहा है प्रोडक्ट। यहां हम एक चीज कहेंगे कि जब समय 0 अर्थात t बराबर 0 पर, अभी किसी अभिक्रिया के लिए हम एक बात कहें कि समय 0 अर्थात अभिक्रिया हमने करना ही नहीं चालू किया तो अभिकारक की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं। तो हम मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर जो इसकी सांद्रता है वो A है। t बराबर 0 पर जो इस अभिक्रिया की सांद्रता है वो है स्मॉल a। ठीक है, और प्रोडक्ट 0 मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। t जब समय हमने अभिक्रिया को चालू ही नहीं किया, t 0 है, तो अभिकारक की सांद्रता हम मान लेते a है और प्रोडक्ट 0। और फिर हम मानते हैं कि t बराबर t मतलब कोई समय हमने ले लिया, t बराबर t पर एक चीज हमने बेटा बताया था कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ती जाएगी। यदि अभिकारक की मतलब अभिक्रिया की दर को बढ़ाएं तो सांद्रता हमेशा घटती है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाओ तो सांद्रता घटेगी, सांद्रता घटती है, अभिकारक की सांद्रता घटती है, लेकिन उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो हम मान लेते हैं कि यह हो गया a - x
जो सांद्रता पहले क्या थी, ए थी भाई, अभिकारक सांद्रता ए थी, और यहाँ मान लेते प्रोडक्ट एक्स बन गया। जब प्रोडक्ट एक्स बन गया बेटा तो तुम कहोगे कि ए में एक्स की कमी हुई है, अर्थात जब ए बना होगा तो वहाँ पर अब क्रिया कर रहे हो तो अभिकारक की सांद्रता घट रही है, और पहले अभिकारक की सांद्रता ए थी तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना था। और फिर हमने बताया कि टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता ए माइनस एक्स होगी, क्यों एक्स हुई, जितना भाग उत्पाद में बदल गया होगा उतना ही अभिकारक में क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब अपक्रिया की दर बढ़ती है, जब अपक्रिया की दर बढ़ती है तो अभिकारक की मात्रा घटती है और उत्पाद की मात्रा, अभिकारक की मात्रा घटेगी, उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। तो यहाँ से हम अब देख देंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमने बताया था कि भाई जैसे भी आप क्रिया की दर निकालें तो क्या लिखते हैं कि एकांक समय में अपक्रिया की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं बेटा कि dx अपान dt समानुपाती, अब सांद्रता को ऐसे कर दो और इसकी पावर 0 कर देते हैं, और यहाँ से अगर हम लिखें तो dx, देखो हमेशा इसको माइनस में लिखो क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या है, कम होगी और उत्पाद बढ़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस dx अपान dt इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा के कांस्टेंट और इंटू a0। और हमने बता रखा बेटा कि अगर a0 होगा, किसी संख्या की पावर 0 करोगे तो वहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ क्या कर देते हैं, अब इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा dx इक्वल टू माइनस के डी टी, dx इक्वल टू माइनस के डी टी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर दें। अब देख देंगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अब देखो इसका अगर समाकलन करेंगे तो यहां बचेगा बेटा x, और इधर क्या बच जाएगा, माइनस के टी, यहां से डी हट जाएगा माइनस के टी, और यहां पर समाकलन नियतांक आई मान लो, इंटीग्रेशन आई, ये तो मान लेते हैं सी, ठीक है, ये यहां से हो जाएगा। और बेटा हम अगर अब इस सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि अब प्रारंभ की बात चले आओ कि यदि x इक्वल टू 0 तो t और t भी 0, अगर x बराबर 0 कर दोगे और t 0 तो फिर क्या हो जाएगा, तो c भी बराबर, c का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ c का मान क्या हो जाएगा, 0, c बराबर भी 0, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा x बराबर माइनस के टी। तो इधर से निकालेंगे, इधर ले आओ, एक प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर x अपान टी, ये फार्मूला बन गया तुम्हारा। ये अभिक्रिया की दर के लिए है। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, और dt का मतलब एक किसी समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन और समयांतराल का अनुपात हो गया। और यहाँ पर हमने रखा इसकी सांद्रता, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये 1 हो जाएगा, इसको हटाया तो हो गया कांस्टेंट के, अब संख्या की पावर 0 तो 1 हो गया।
अब इसका 1 से गुणा करोगे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ मान आ गया बेटा ये dx इक्वल टू माइनस के डी टी। हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 का समाकलन कर दिया। जब समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ से क्या हो गया, डी हट गया और एक कांस्टेंट क्या आ गया, सी लग गया। अभी इसके बाद हम देखते हैं, जब आप क्रिया प्रारंभ में चले जाएं तो x का मान 0, t का मान 0। जब यहाँ से c का मान निकालना हो तो प्रारंभ में जब जाएंगे, जब 2 के मान 0 है तो c अपने आप 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि अब x, भाई ये x बराबर क्या गया, k इक्वल टू एक्स अपान टी। और यहाँ से इसका मात्रक देखो निकाल देते हैं कि प्रथम कोट की अपक्रिया का के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो देखो यहाँ से देखते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक। तो यहां से बेटा हम देखते हैं, ये मान लेते हैं क्या है, x गैस के या फिर कोई प्रोडक्ट है उसके अणुओं की संख्या। तो उसमें क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। लेकिन यहाँ इसको हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मोल प्रति लीटर, भाई ये आएगा x मोल प्रति लीटर में, और जो t है वो समय होता है, उसको ले लेंगे हम सेकंड में। तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको और सरल करना चाहो तो ऐसे लिख दो, मोल इंटू लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये है तुम्हारा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और उसकी परिभाषा, शून्य कोट की अपक्रिया पढ़ी। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए जो जितने उदाहरण थे वो जान गए, और पहचानेंगे कैसे, उत्प्रेरक के आधार पर। और शून्य कोट की अपक्रिया के लिए ये समाकलित व्यंजक और उसका ये मात्रक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर अगली वाली वीडियो में तुमको हम प्रथम कोट की अपक्रिया, क्योंकि तुमको पढ़ना बेटा क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए समाकलित व्यंजक, फिर प्रथम कोट की अपक्रिया। प्रथम कोट की अपक्रिया के उदाहरण तुमको पढ़ाएंगे। फिर उसमें ये बताएंगे कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए समाकलित व्यंजक क्या होगा, और उसका अर्धायुकाल की हाफ भी उसके लिए पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, इसके लिए व्यंजक। और उसके बाद तुम लोगों को पढ़ना है प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए व्यंजक और उसका अर्धायुकाल और उससे संबंधित सवाल। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना है।